नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अगर आपका भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है या फिर अगर कोई और भी सरकारी एग्ज़ाम है तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। इसमें मैंने टोटल 50 क्वेश्चंस लिया है आपके साइंस से। तो ये समझिए कि एक तरह से ये साइंस का एक वन शॉट लेक्चर होने वाला है जिसमें मैंने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस लिया है। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कौन सा कार्बन यौगिक नीली ज्वाला के साथ बिना धुएं के जलता है? तो ये है, इसका उत्तर हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे कि मीथेन, एथेनॉल, ये सब नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। ये क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी का जो 2026 का एग्ज़ाम अभी चल रहा है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि नीली ज्वाला के साथ जलता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखिए हम लोग इसका कुछ विस्तृत जानकारी है, ये पढ़ लेते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पीली ज्वाला और काले धुएं के साथ जलते हैं। मोमबत्ती की पीली ज्वाला में अपूर्ण दहन होता है। एलपीजी मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है, ये आप लोग याद रखना। और बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। कोयला बिना ज्वाला के जलता है क्योंकि इसमें वाष्पशील पदार्थ नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ये तो सबको पता होगा। विटामिन बी1 का थायमीन। विटामिन सी का है रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टेकोफेरॉल और विटामिन के का फिलोक्विनिन। तो ये सब आप लोग याद रखना। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तो साथियों प्रश्न संख्या 3 आप लोग देखिए। प्रश्न संख्या 3 है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को हम लोग बोलते हैं सिस्मोग्राफ। और सिस्मोग्राफ रिक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता को मापता है। तो देखो, भूकंप की परिमाप रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता मार्करी स्केल पर मापी जाती है। पृथ्वी के अंदर जहां भूकंप उत्पन्न होता है उसे फोकस या फिर हाइपोसेंटर कहते हैं। फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वी के सतह वाले बिंदु को अधिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर कहते हैं। समुद्र के अंदर आने वाले बड़े भूकंप को सुनामी कहा जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब समुद्र में सुनामी आता है तो कितना इमारत की ऊंचाई तक पानी एक साथ आता है, तो वो होता है क्योंकि समुद्र में जब भूकंप आता है उसी के कारण। हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, संतरे में मुख्य रूप से कौन सा प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है? तो संतरे में नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, ये आप लोग याद रखना। दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। और इमली और जो भी अंगूर है इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मौलिक अम्ल और चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ये आप लोग याद रखना। और सिरका में एसिटिक अम्ल। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। पांचवा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, पुष्प के मादा जनन अंग में कौन से भाग होते हैं? तो पुष्प के मादा जनन अंग में होता है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव ने आपका 4 ऑप्शन दिया गया था जिसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा मादा जनन अंग का भाग है पुष्प में। तो ये सब रहेगा, इसका हम लोग जानकारी देखते हैं। पुरुष का नर जनन अंग पुंकेसर कहलाता है और पुंकेसर में परागकोश और तंतु होते हैं। परागकण परागकोश में बनते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है और निषेचन के बाद बीजांड बीज में बदल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, ये जो चौथा और पांचवा पॉइंट है ये आप लोग याद रखना। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। छठा प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पे कि अमाशय रस में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल होता है? तो अमाशय रस में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, जो भोजन पचाने में मदद करता है। सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है, हम लोगों ने अभी देखा। चींटियों के डंक में फॉर्मिक अम्ल, नींबू और संतरों में सिट्रिक अम्ल और अंगूर और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो हम लोगों ने ये देख लिया पिछले क्वेश्चंस में। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। 7वां प्रश्न देखो साथियों,
ये है आपके लीवर से प्रश्न। तो लीवर से प्रश्न भी बार बार पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। तो लीवर का यांत्रिक लाभ कैसे निकाला जाता है, यानी कि उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कैसे निकाला जाता है। तो यांत्रिक लाभ बराबर प्रयास भुजा बाय भार भुजा। हम लोग देखते हैं इसका जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का, हम लोग इसमें सब देखते हैं इसका एग्जाम्पल के साथ। तो प्रथम श्रेणी में जो अलम्ब बीच में होता है, जैसे कि कैंची या फिर तराजू। द्वितीय श्रेणी में क्या होता है कि भार बीच में होता है, जैसे कि सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन। और तृतीय श्रेणी में होता है कि प्रयास बीच में होता है, जैसे कि चिमटा, मनुष्य का हाथ। तो ये आप लोग याद रखना, ये तीनों एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। 7वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, कार की बैटरियों में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो कार की बैटरी में हम लोग प्रयोग करते हैं, उसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल और इसका फॉर्मूला है H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग उर्वरकों में विस्फोटक के रूप में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में भोजन पचाने का कार्य करता है। कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में फॉस्फोरिक अम्ल होता है, ये भी आप लोग याद रखना। एक्वा रेजिया, जिसको अम्लराज कहते हैं, HCl और HNO3 का 3:1 मिश्रण है जो सोना गला सकता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहते हैं, यानी कि किंग ऑफ केमिकल्स। तो ये आप लोग याद रखना कि किंग ऑफ केमिकल्स हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को। 9वां प्रश्न देखो साथियों। 9वां प्रश्न है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो ये तो सब लोग को मालूम होगा कि साधारण नमक को हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl। देखो, चीनी का सूत्र C12H22, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। पीने वाले अल्कोहल का रासायनिक सूत्र इथेनॉल C2H5OH होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2। यह प्रयोगशाला में बना पहला कार्बनिक यौगिक था। तो ये सब भी आप लोग याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। साथियों 10वां प्रश्न है, कौन सी एकमात्र अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है। तो ये ब्रोमीन कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहने वाली एकमात्र अधातु है। तरल अवस्था में रहने वाली धातु पारा है, यह हम लोग को मालूम है। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। क्लोरीन सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील अधातु यानी कि विद्युत ऋणात्मक है। आयोडीन एक चमकदार अधातु है और हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक अधातु है। तो ये सब पॉइंट आप लोग याद रखना धातु अधातु से। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। साथियों प्रश्न संख्या 11 है आपके स्क्रीन पे, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। तो सर्वदाता O निगेटिव रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है और AB पॉजिटिव को सर्वग्राही कहा जाता है, यानी कि ये AB पॉजिटिव वाले हर व्यक्ति से खून ले सकते हैं, हर ब्लड ग्रुप का खून ले सकते हैं। और जो O निगेटिव वाला है ये हर किसी को रक्त दे सकते हैं। रक्त समूहों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी और RH फैक्टर का नाम रीसस नामक बंदर के नाम पे पड़ा था। और RBC का जीवन का लगभग 120 दिन का होता है और WBC शरीर की इम्यूनिटी का हिस्सा है, यानी कि WBC हम लोग के शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करता है, बाहरी जो भी बैक्टीरिया वायरस है उससे हम लोग को रक्षा करता है। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। साथियों प्रश्न संख्या 12 आपके स्क्रीन पे, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कोशिकाओं के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। ऊतकों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी और कवकों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं माइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को पाइकोलॉजी और कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं हम लोग। और ये भी आप लोग देखो 5वां कि पक्षियों के अध्ययन को हम लोग एनॉर्थियोलॉजी कहते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 है आपके स्क्रीन पे, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पे होता है। तो पानी का अधिकतम घनत्व होता है, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन सबसे कम होता है। जब पानी बर्फ बनता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है,
इसी कारण सर्दियों में पानी के पाइप फट जाते हैं। झील की सतह जमने के बाद भी तली का पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, जिससे मछलियाँ जीवित रहती हैं। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है यकृत, लीवर। और शरीर की सबसे लंबी मांसपेशियां सोटोरोसिस यानी कि जांघ की हड्डी है, मतलब मांसपेशियां हैं। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है और सबसे बड़ी शिरा महाशिरा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मादा अंडाणु है और सबसे छोटी है जो हम लोग को पुरुष जननांग का भाग है, यानी कि स्पर्म सेल सबसे छोटी होती है। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है यूरेनियम, जिसका परमाणु क्रमांक 92 होता है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। पारा कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहने वाली धातु है और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहने वाली एकमात्र अधातु है। तो जो ये पचमा पॉइंट है, ये आप लोग स्पेशली याद रखना। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। 16वां प्रश्न है साथियों, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव कोशिका में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होता है, यानी कि 23 जोड़ा। 22 जोड़े नर और मादा में समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं। 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। महिलाओं में XX और पुरुषों में होता है XY गुणसूत्र होता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न संख्या 17 आप लोग देखिए अपने स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 17 है साथियों, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम ऊतक द्वारा, और जल और खनिज लवणों का होता है जाइलम ऊतक के द्वारा। जाइलम जड़ों से पत्तियों तक पानी ले जाता है। पत्तियों के रंध्र गैसों का आदान प्रदान करते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। जड़ें मिट्टी से पानी और खनिज सोखती हैं। तना पौधों को सहारा देता है और पदार्थों का परिवहन करता है। ये आपने देखा। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। प्रश्न संख्या 18 देखो साथियों, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और लगभग ये सबको याद है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टेपिस। ये कान की हड्डी है, कान में पाई जाती है स्टेपिस हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जांघ की हड्डी। एक वयस्क मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। जो बड़े होने पे क्या होता है कि हड्डियां आपस में जुड़ने लगती है और लास्ट में 206 हड्डियां बचती हैं। हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को लिगामेंट कहते हैं और हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने वाले ऊतक को हम लोग बोलते हैं टेंडन। ये भी आप लोग याद रखना। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। प्रश्न संख्या 19 है साथियों आपके स्क्रीन पे, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को कौन सी परेशानी होती है? तो निकट दृष्टि दोष में होता है पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष को हम लोग बोलते हैं मायोपिया भी। और निकट दृष्टि दोष में हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो इसका हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष में। ये आप लोग याद रखना। इसका हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस लगता है, सही है। ज्यादा दृष्टि दोष के लिए द्विफोकस लेंस का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। प्रश्न संख्या 20 है आपके स्क्रीन पे साथियों, स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप होता है वो 120/80 mmHg होता है। इसमें सिस्टोलिक प्रेशर 120 और डायस्टोलिक प्रेशर 80 होना चाहिए।
शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हृदय की धड़कन सामान्यतः 1 मिनट में 72 बार धड़कती है और सामान्य श्वसन दर 16 से 20 बार प्रति मिनट होती है। शरीर में रक्त की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होती है। मानव शरीर का पीएच मान 7.4 होता है। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। साथियों, प्रश्न संख्या 21 देखिए आप लोग स्क्रीन पे। प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हवा में ध्वनि की चाल 343 मीटर प्रति सेकेंड होती है। पानी में ध्वनि की चाल 1480 मीटर प्रति सेकेंड और स्टील यानी कि ठोस में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है लगभग 5690 मीटर पर सेकेंड। तो ध्वनि तो माध्यम की जरूरत होती है ध्वनि को और जैसे जैसे हम लोग गैस से द्रव्य फिर ठोस में जाते हैं तो ध्वनि की चाल बढ़ती जाती है। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यह आप लोग याद रखना। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। प्रश्न संख्या 22 है कि ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर जिससे हम लोग के घर पे मतलब वाईफाई ये सब पहुंचता है। देखो, रेगिस्तान में मृगमरीचिका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का ही परिणाम है। हीरे की चमक भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का कारण होता है। इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण के और TIR दोनों के कारण बनता है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है और तारों का टिमटिमाना तथा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। प्रश्न संख्या 23 है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं, ये आप लोग याद रखना। उभयचर और अधिकांश सरीसृपों के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। मगरमच्छ एक सरीसृप है लेकिन इसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। पक्षियों के हृदय में भी 4 कक्ष होते हैं और तिलचट्टे के हृदय में 13 कक्ष माने जाते हैं। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। साथियों, प्रश्न संख्या 24 है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। तो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम जो दूरी है स्पष्ट दृष्टि के लिए वो है 25 सेंटीमीटर। आँख में प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करती है। पुतली के आकार को परितारिका नियंत्रित करती है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है। नेत्रदान में आँख का केवल कॉर्निया भाग ही दान दिया जाता है। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। प्रश्न संख्या 25 है, वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है। तो वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं बैरोमीटर का। लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं हम लोग दूध की शुद्धता मापने के लिए। हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए और स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग हम लोग करते हैं रक्तचाप मापने के लिए। तो ये सब आप लोग देख लेना। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ। साथियों, प्रश्न संख्या 26 है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के बाद स्टार्च कहाँ संग्रहित होता है। तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है उससे जो स्टार्च बनता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद स्ट्रोमा नामक भाग में संग्रहित होता है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की और कवक की काइटिन की। ये आप लोग याद रखना। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। प्रश्न संख्या 27 है आपके स्क्रीन पे। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O है यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड।
सामान्य जल का सूत्र H2O, साधारण नमक का सूत्र NaCl, बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 और वॉशिंग सोडा का सूत्र Na2CO3.10H2O। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। 28वां प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पे, अग्निशामक यंत्रों में किस गैस का उपयोग होता है? तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग यूज करते हैं, ये आप लोग याद रखना। गुब्बारों में होता है हीलियम गैस और विद्युत बल्बों में आर्गन गैस भरी जाती है। आंसू गैस में क्लोरोपिक्रीन का उपयोग होता है और हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। दलदलीय स्थानों में मीथेन गैस निकलती है। तो यहाँ पे जो 5वां पॉइंट है ये आप लोग याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए 5वां पॉइंट आप लोग याद रखना। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। प्रश्न संख्या 29 है आपके स्क्रीन पे, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है हीरा। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध और कठोर रूप है। हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। फ्लोरीन कार्बन का एक अन्य अपरूप है जैसे कि C60 बॉकीबॉल। एंथ्रेसाइट कोयले की सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली किस्म है जिसमें 90% से ज़्यादा कार्बन होता है। कालिक कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है। प्रश्न संख्या 30 है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? तो ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती क्योंकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है और ध्वनि ठोस पदार्थों में सबसे अधिक गति करती है। द्रवों में इसकी गति ठोस से कम होती है और गैसों में ध्वनि की गति सबसे कम होती है। ध्वनि की चाल हवा में होता है लगभग 343 मीटर पर सेकेंड 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे, और पानी में ध्वनि की गति लगभग 1480 मीटर पर सेकेंड होती है। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की तरफ। 31वां प्रश्न है, मानव हृदय के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाहित होता है? मतलब ऑक्सीजन रहित रक्त प्रवाह होता है। तो ये होता है दाएं अलिंद और दाएं निलय में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है। सिराएं अशुद्ध रक्त ले जाती हैं लेकिन पल्मोनरी सिरा शुद्ध रक्त ले जाती हैं। धमनियां शुद्ध रक्त को ले जाती है लेकिन पल्मोनरी धमनियां शुद्ध रक्त ले जाती है। मानव हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं। हृदय की धड़कन को पेसमेकर नियंत्रित करती है और मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं। ये आप लोग याद रखना कि मानव हृदय के किस भाग में ऑक्सीजन रहित यानी कि अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो ये होता है दाएं अलिंद और दाएं निलय में। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ। प्रश्न संख्या 32 है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन यानी कि CH4। LPG गैस में मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। CNG का मुख्य घटक भी मीथेन है। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण है। कोयला गैस हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, साइक्लोपेंटेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साइक्लोपेंटेन का रासायनिक सूत्र है C5H10। ये आप लोग याद रखना, साइक्लोपेंटेन का रासायनिक सूत्र है C5H10। मीथेन का है CH4, एथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8 और ब्यूटेन का C4H10, बेंजीन का C6H6। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ। प्रश्न संख्या 34 है आपके स्क्रीन पे, विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? तो विद्युत धारा को हम लोग एमीटर द्वारा मापते हैं। विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। छोटे विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर का उपयोग करते हैं हम लोग। मल्टीमीटर से वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध तीनों मापा जा सकता है। और विद्युत शक्ति मापने के लिए वाट मीटर का उपयोग करते हैं। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की तरफ।
प्रश्न संख्या 35 है, इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण है सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हम लोग को जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, गहरे समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना, खतरे के सिग्नल लाल रंग के होते हैं क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। नीले और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो ये सब थे प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण, आप लोग याद रखना। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की तरफ। प्रश्न संख्या 36 है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, मतलब कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय किया गया कुल दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष में लगभग इतना किलोमीटर होता है डिस्टेंस, 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। इतना ज़्यादा दूरी को हम लोग एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, यानी एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। एंगस्ट्रम का उपयोग प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने में होता है और समुद्री दूरी को हम लोग नॉटिकल मील में मापते हैं। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की तरफ। साथियों, प्रश्न संख्या 37 देखो आप लोग, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ये भी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में देख लिया कि जांघ की हड्डी यानी कि फीमर सबसे लंबी हड्डी है और सबसे छोटी हड्डी है वो कान की, जिसको हम लोग स्टेपिस नाम से जानते हैं। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है और पसलियों की कुल संख्या 24 होती है, यानी कि 12 जोड़े। मानव खोपड़ी में कुल 22 से 29 हड्डियां होती है। रीढ़ की हड्डी में बचपन में 32 और वयस्क होने पर 26 हड्डियां होती हैं। सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेपिस होती है। प्रश्न संख्या 38 है। प्रश्न संख्या 38 है, रेबीज की बीमारी किसके कारण होती है? रेबीज एक विषाणु जनित रोग है जो संक्रमित जानवर के काटने से होता है, जैसे कि मान लो कि कुत्ता, बिल्ली, बंदर या फिर चमगादड़, ये सब के काटने से रेबीज रोग हो जाता है। यहाँ पे जीवाणु और विषाणु से होने वाले रोग का जिक्र है, तो ये आप लोग देख लेना। यहाँ पे देखो, रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की तरफ। प्रश्न संख्या 39 है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। खगोल विज्ञान में तारे, ग्रहों और अंतरिक्ष का अध्ययन होता है। ज्योतिष एक क्षण विज्ञान है। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है और मौसम विज्ञान में मौसम और वायुमंडल का अध्ययन करते हैं, मेट्रोलॉजी इसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है कि जीवाश्म विज्ञान में डायनासोर और जीवाश्मों का अध्ययन होता है। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की तरफ। प्रश्न संख्या 40 है कि पौधों द्वारा जलवाष्प के रूप में पानी सोखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन। प्रकाश संश्लेषण में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। श्वसन से वे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। पत्तियों के किनारे से पानी की बूंदों का गिरना बिंदुस्राव कहलाता है। जड़ें द्वारा पानी सोखना प्रसारण प्रक्रिया है और गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की तरफ। प्रश्न संख्या 41 है, प्रोपेनॉन में कौन सा क्रियात्मक समूह मौजूद होता है? तो इसमें होता है कीटोन, ये आप लोग याद रखना। और यहाँ पे फैक्ट्स लिख लो कि अल्कोहल में OH समूह होता है, एल्डिहाइड में CHO और कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH, एमीन में NH2 और ईथर में O समूह होता है। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की तरफ। प्रश्न संख्या 42 देखो साथियों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये लगभग सभी को पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का ब्रेन या फिर नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका की रसोई कहा जाता है और गोल्जी का पदार्थों की पैकेजिंग और परिवहन का कार्य करता है।
बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43 की तरफ। प्रश्न संख्या 43 है, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे कार्य करता है। डायनेमो या जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। ये देखा कितना इजी क्वेश्चन था ये। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 की तरफ। प्रश्न संख्या 44 है कि लोहे पर जंग लगने की रासायनिक प्रक्रिया क्या है? तो यह ऑक्सीकरण है, जिसमें नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है। तो लोहे पे जंग लगना यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। धातुओं के संक्षारण से जुड़े तथ्य। जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ जाता है, सही बात है। चांदी हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण काली पड़ जाती है, सही है। तांबे पर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हरे रंग की परत चढ़ जाती है। जंग से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ये सब पॉइंट हमने देख लिया। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की तरफ। 45वां प्रश्न है, गति का प्रथम नियम अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं जड़त्व के नियम से, लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व के नियम गैलीलियो ने भी दिया था। गति का दूसरा नियम बल का सूत्र F बराबर ma प्रदान करता है। गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। रॉकेट का उड़ना गति के तीसरे नियम और संवेग संरक्षण पर आधारित है। अचानक बस चलने पर यात्री का पीछे गिरना जड़त्व का उदाहरण है। ये भी इजी क्वेश्चन था। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की तरफ। थॉमसन के परमाणु मॉडल को किस प्रयोग ने गलत साबित किया? तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने थॉमसन के परमाणु मॉडल को गलत साबित किया था। परमाणु संरचना से जुड़े खोजकर्ता। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी और नील्स बोर ने कक्षाओं की अवधारणा प्रस्तुत की। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 की तरफ। प्रश्न संख्या 47 है कि सौर मंडल का सूर्य के बाद सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो ये है बुध, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह। सौर मंडल का सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो यह है बुध। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है आयरन ऑक्साइड के कारण। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। इसमें लगभग 1300 पृथ्वी को हम लोग रख सकते हैं। छल्ले वाला ग्रह शनि है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। तो आपने ये पॉइंट्स देख लिया। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48। साथियों, प्रश्न संख्या 48 आप लोग देखें कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो कई बार ये क्वेश्चन आ गया है। हमने देख लिया कि जाइलम ऊतक द्वारा जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाया जाता है। फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन किया जाता है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में सीधे। इसमें सिर्फ एक पॉइंट देख लो कि रंध्र गैसों के आदान प्रदान और बाष्पोत्सर्जन में मदद करते हैं। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49 की तरफ। साथियों, प्रश्न संख्या 49 आप लोग देखो, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा समूह को पादप जगत का उभयचर हम लोग कहते हैं। थैलोफाइटा को मुख्य रूप से शैवाल आते हैं थैलोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में जड़, तना और पत्तियां होती हैं। जिम्नोस्पर्म के बीज नग्न होते हैं, जैसे कि पाइन्स या फिर साइक्स। एंजियोस्पर्म में फलों के अंदर होते हैं बीज। और ब्रायोफाइटों का निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें उभयचर कहा जाता है। इस लेक्चर का हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं। इस लेक्चर का लास्ट प्रश्न क्या, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है?
तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। लोहे के मुख्य अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है। तांबे का मुख्य अयस्क कॉपर पाइराइट है। सीसा का मुख्य अयस्क गैलेना है। पारा का मुख्य अयस्क सिनेवार है। और यूरेनियम का मुख्य अयस्क पिच ब्लेंड है। तो ये टोटल 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने किया है इस लेक्चर में। इसका नेक्स्ट और भी पार्ट्स आते रहेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दो, और साथियों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर।